चलो अब देखो ध्यान रखना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कितने 6 मार्क्स का आता है, संविधान की विशेषता। ये क्वेश्चन जरूर 101% आएगा ही आएगा, क्योंकि 6 नंबर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकता है क्या, एक तो सीधा आएगा भारतीय संविधान की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। एक क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय संविधान दुनिया का एक अनोखा संविधान है, व्याख्या कीजिए। एक आ सकता है कि भारत का संविधान अद्वितीय संविधान है, यूनिक। केवल मैं पॉइंट लिख दे रहा हूँ, बाकी व्याख्या अपने आप करना, मैं साथ साथ बता जाऊँगा। जब क्वेश्चन आएगा तो पहले 2 लाइन तो ये लिखना है कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसकी अनेक विशेषताएं जो निम्नलिखित हैं। अब यहाँ पे जैसे देखो, पहला क्या है, एक लिखित संविधान, ठीक, लिखित संविधान। अब इसको व्याख्या कर देना है कि भारत का संविधान, अच्छा अब संविधान से आता है कि संविधान 2 प्रकार का होता है, लिखित और अलिखित। क्वेश्चन है किस देश का संविधान अलिखित है, किस देश का संविधान अलिखित है। ऑप्शन दे रहा हूँ, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जापान। इंग्लैंड बिल्कुल सही है। याद रखना कि इंग्लैंड का संविधान अलिखित है, पेपर में आ सकता है, याद रखना। अच्छा यहीं पर एक क्वेश्चन और है, इसी चैप्टर का है, ध्यान सुनना। आपने एक नाम सुना नेपाल, सुनो ध्यान से। इसी चैप्टर का इसे मैं बता दे रहा हूँ कि नेपाल पहले क्या था, राजतंत्र था। ध्यान सुनना, ये क्वेश्चन मैंने कराया नहीं है। नेपाल में क्या था पहले, राजतंत्र। राजतंत्र मतलब राजा का शासन। तो पेपर में आएगा कि नेपाल में कब लोकतंत्र गणराज्य स्थापित हुआ, या नेपाल कब लोकतंत्र बना। तो नेपाल कब लोकतंत्र गणराज्य बना, नहीं पता, सही बात है। बुक तो आप लोग मन से पढ़ते नहीं हो, ठीक है। कहते सर क्या पढ़ना, वो आप पढ़ ही रहे हो। तो नेपाल लोकतंत्र कब बना, तो याद रखना 2008। क्वेश्चन आ सकता है कि नेपाल, अच्छा इसी को उल्टा पूछ देगा कि नेपाल में राजतंत्र कब समाप्त हुआ, 2008 में। जब समाप्त होगा तभी दूसरा बनेगा। और दूसरा क्वेश्चन कि नेपाल ने कब अपने संविधान को अपनाया या संविधान को लागू किया, ये भी नहीं पता, सही जा रहे हो, ठीक। तो नेपाल ने कब संविधान को अपनाया या संविधान को लागू किया, तो कब अपनाया, तो याद रखना, हाँ चलो कोई बात नहीं, 2015। बुक में लिखा होगा, देखना एक ब्रैकेट में लिखा होगा कि 2015 को उन्होंने सहमति दी। तो ये मैं एक क्वेश्चन अलग से आया इसलिए मैंने बता दिया, इसको नोट कर लेना कि नेपाल राजतंत्र कब तक था, लोकतंत्र कब बना, और इतने कब संविधान को अपनाया या सहमति दी। तो ये तो शॉर्ट में था, मैं बता दिया। अब ध्यान सुनाई, अब हम लोग आ गए अपने टॉपिक पे कि भारतीय संविधान की पहली विशेषता क्या है, लिखित संविधान। केवल 2 लाइन लिख देना कि भारत का संविधान एक लिखित संविधान है जिसमें अधिकांश सभी बातों को लिखा गया है। दूसरा पॉइंट, विशाल या विस्तृत, विशाल या विस्तृत संविधान। अब ये क्या होता है, याद रखना कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। दुनिया का सबसे बड़ा का मतलब क्या, मतलब काफ़ी ज़्यादा पेजों में लिखा गया है। अब यहाँ बड़ा छोटा मत करना, ठीक है। तो भारत का संविधान एक विस्तृत संविधान है, कैसे, तो याद रखना इसमें 395 क्या है, अनुच्छेद। ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, पेपर में आ सकता है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, 395। कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं, ठीक। कितनी अनुसूचियाँ हैं, अब अनुसूची में ध्यान रखना कि पहले तो 8 अनुसूची थी, लेकिन अब कितनी है, 12। तो आपका जब भी पूछे तो 12, ठीक। यहीं पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान दो ना कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन, फर्स्ट अमेंडमेंट संशोधन कब हुआ, कोई बताएगा। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ, हाँ तो फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल, तो यार 1951। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था, 1951। तो ये अलग से नोट कर लेना कहीं पर। तो 2 पॉइंट बता दिया, क्या, एक लिखित संविधान, दूसरा विस्तृत या विशाल संविधान। तीसरा देखो, कठोर और लचीला, कठोर और, ठीक, लचीला।
अब ये क्या होता है तो बताना कि भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों का मिश्रण है। मिश्रण का मतलब कुछ मामलों में भारत का संविधान बहुत कठोर है, उसमें परिवर्तन करना बहुत ही मुश्किल है, और कुछ इतना आसान है कि बहुत आसानी से परिवर्तन हो सकता है। तो भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों का मिश्रण है। तीसरा पॉइंट है शक्तियों का बंटवारा। ध्यान देना पहले, ये एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। शक्तियों का बंटवारा या विभाजन। शक्तियों का बंटवारा या विभाजन। अब बताओगे कि भारतीय संविधान में शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य के मध्य किया गया है। भारतीय संविधान में शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य के मध्य किया गया है, और ये बंटवारा 3 सूचियों के माध्यम से। तो पेपर में आ सकता है कि सूचियाँ कितनी हैं? 3। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब हालांकि मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, यहाँ लिखना मत, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। संघ सूची में कितने विषय हैं? 97। ये होता क्या है? तो ऐसे विषय जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को हो, उसे केंद्र सूची या संघ सूची कहते हैं। पेपर में ऐसे आ सकता है कि संघ सूची के किसी 2 विषय के नाम बताइए। अब आपका दिमाग नहीं काम करता है तो बस ये ध्यान रखना कि केंद्र जो काम करता है वही संघ सूची है। जैसे आपने रेल देखा होगा, तो रेल पे क्या लिखा होता है? भारतीय रेल, इंडियन रेलवे, रेल। ये लिखा होता है उत्तर प्रदेश रेल या दिल्लियन रेल, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। तो इसका मतलब रेल किसके अंडर में है? भारत। तो संघ सूची का एक विषय क्या हो गया? रेल या भारतीय रेल। दूसरा ध्यान सुनना, जैसे सेना, आर्मी। आर्मी किसकी होती है? राज्य की कि देश की? देश की। तो दूसरा क्या हो गया? सेना। को सर और बहुत ज़्यादा, छोड़ो इतना बहुत है। एक और बता दे रहा हूँ, चाहे विदेशी मामले वो छोड़ो, जनगणना। जनगणना होती है ना, तो कौन देश कराता है कि राज्य कराता है? तो ये भी किसका विषय हो गया? तो 2 पूछता है, मैं 4 बता दिया। रेलवे, फिर सेना, जनगणना और विदेशी मामले। ठीक। तो राज्य सूची में क्या है? ऐसे विषय जिन पर कानून राज्य बनाता है। पहले इसमें विषय थे 66, अब विषय हैं 61। तो कहोगे सर पेपर में आएगा तो क्या करेंगे? ऐसे लिखना और क्या? 5 चले गए समवर्ती में भी बताऊंगा। समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार दोनों को है, केंद्र और राज्य को। लेकिन अगर विवाद हुआ तो केंद्र की बात मानी जाती है। इसमें पहले विषय थे 47, अब है 52। तो वो जो 5 इधर आ गया। सबसे इम्पोर्टेंट पूछता है शिक्षा, जो हम लोग पढ़ते हैं, ये किस सूची का विषय है? राज्य का कि समवर्ती का कि केंद्र का? तो कौन बताएगा शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती। क्योंकि दोनों कानून बनाते हैं, राज्य भी और केंद्र भी, लेकिन लागू किसका होता है? केंद्र का। तो ये हो गया आपका शक्तियों का बंटवारा। इसके बाद आता है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र, ठीक, न्यायपालिका। तो यहाँ बताना कि भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का उल्लेख है, जिसका मुख्य कार्य स्वतंत्र होकर के या स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष होकर के न्याय प्रदान करना। निष्पक्ष मतलब किसी का पक्ष नहीं लेना। ठीक। अब इसके अलावा फिर आप यहाँ बताओगे वयस्क मताधिकार। ठीक, वयस्क मताधिकार। देखो इसके एक एक पॉइंट में एक एक क्वेश्चन है। अब देखो वयस्क मताधिकार, कुछ लोग इसकी परिभाषा उल्टा सीधा लिखते हैं। कुछ कहते हैं 18 साल के लोगों को मत देने का अधिकार। पहले आप ये नहीं लिखो, अगर प्रश्न आ गया कि वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, तो वे सभी लोग जो वयस्क हो चुके हैं उन्हें मत देने का अधिकार है। पहले भारत में मत देने की उम्र 21 वर्ष थी। मत देने की उम्र कितनी थी? 21 पेपर में पूछेगा कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष मत देने की उम्र कब की गई? तो याद रखना 1989। ये भी नहीं पूछेगा, पूछेगा कौन से संशोधन के द्वारा? तो ये याद रखना 61 में, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, 61 में संशोधन के द्वारा मत देने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। इसका भी उल्लेख कहाँ है? भारतीय संविधान में। इसके अलावा नेक्स्ट कहोगे कर्तव्य और क्या नाम है, अधिकारों का उल्लेख। संविधान में देखो कुछ देश के संविधान में क्या है, या तो केवल कर्तव्य है या केवल अधिकार है।
हमारे देश के संविधान में दोनों है, कर्तव्य और अधिकारों का उल्लेख। भारतीय संविधान के तहत लोगों को कितने अधिकार मिले हैं? पहले 7 थे, अब 6 हैं। कर्तव्य कितने हैं? पहले 10 थे, अब 11 हैं। तो ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, अब देखो इस चैप्टर का अब एक क्वेश्चन और आता है, मैं इसे बता दे रहा हूँ कि भारतीय संविधान को उधारों का थैला कहा जाता है, व्याख्या कीजिए। केवल मैं लिख नहीं रहा हूँ, केवल कहानी से बता दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है। हाँ, तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ ना। देखो पहले तो क्वेश्चन यही है कि उधारों का थैला किसने कहा? तो भीमराव अंबेडकर ने। क्यों कहा? तो भारतीय संविधान कई देशों के संविधान से लेकर के बनाया गया है। ठीक है, भारत का संविधान कई देशों के संविधानों से लेकर के बनाया गया है। अब उसमें देश तो बहुत सारे हैं, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, साउथ अफ्रीका, ठीक, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। अब सारे देश नहीं लिखना है, कोई 3-4 देश के नाम लिख देना, या जितने मार्क्स का आएगा उसके हिसाब से। नहीं, अगर 4 नंबर का है तो 4 देश के नाम लिख देना, अगर 6 का आ गया तो 6 के लिखना पड़ेगा, फिर गड़बड़ है। चलो, तो फिलहाल में जैसे अमेरिका है तो अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, महाभियोग इत्यादि। रूस से एक ही चीज़ लिया गया है, मौलिक कर्तव्य। पंचवर्षीय योजना भी है लेकिन उतना छोड़ो। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची। सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। ठीक, तो ये आप लिख देना। एक क्वेश्चन आता है, उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। कब किया गया? 13 दिसंबर 1946। और यह प्रस्ताव कब पास हुआ? तो 22 जनवरी 1947, 1947। फिर एक क्वेश्चन आता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कितने सदस्य थे? कुल 7। पहला चैप्टर स्वाहा, दूसरा पढ़ना नहीं है। तीसरा है चुनाव और प्रतिनिधि, दूसरा चैप्टर है नहीं, खाली उसकी कुछ मुख्य मुख्य बातें, जैसे कितने अधिकार हैं? 7, पहले थे 6 हैं। आपको नाम याद होने चाहिए। उसमें भी एक क्वेश्चन याद रखना, सुना पहले, एक क्वेश्चन आता है और वही क्वेश्चन बार बार आता है जो पूछा गया है कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। क्वेश्चन क्या आता है? मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। यही क्वेश्चन बार बार आता है, तो अगर पढ़ना तो यही पढ़ना है। मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग 3 में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 में है। मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। मूल अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। नीति निर्देशक का उल्लेख 36 से 51 के 51 में है। मूल अधिकार का उद्देश्य व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देना, मतलब एक एक व्यक्ति के विकास पर बल देना, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य पूरे समाज का विकास करना। फिर बताओगे कि मूल अधिकार का उद्देश्य राजनीतिक विकास करना, जबकि नीति निर्देशक का उद्देश्य आर्थिक विकास करना। तो एकदम अपोजिट दोनों है। एक का मतलब एक व्यक्ति को विकास को बढ़ावा देना, जबकि उधर क्या है? पूरे समाज का। एक बार क्वेश्चन आया था कि महात्मा गांधी का प्रभाव भारतीय संविधान के किस भाग पर पड़ा? तो महात्मा गांधी का प्रभाव भारतीय संविधान के भाग 4 अर्थात नीति निर्देशक तत्व पर पड़ा। ये चैप्टर आपका हो गया। तीसरे चैप्टर में सुनना जो क्वेश्चन है, तीसरे चैप्टर में 3 ही क्वेश्चन बार बार आते हैं। एक तो चुनाव आयोग के कार्यों का उल्लेख कीजिए, ये आता ही आता है, बार बार घूम फिर के आता है। दूसरा कि चुनाव में क्या क्या सुधार किया जा सकता है, चुनाव में क्या क्या सुधार किया, ये मैं लिखवा रखा हूँ सारा पॉइंट, ठीक है। उसके बाद एक आता है सर्वाधिक मतों से जीत प्रणाली और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में अंतर, अलग अलग भी आ सकता है और अंतर करने के लिए। यही आता है कि भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। इस समय कौन है? राजीव कुमार। चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? 1950, 1950, ठीक।
फिर आएगा कि चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल 324, कितना 300, ठीक 420 मत करना, गड़बड़ हो जाएगा। इसके बाद ये आपका चैप्टर कंप्लीट, ठीक बस। अब इसके बाद क्या है, कार्यपालिका। कार्यपालिका में भी 3-4 क्वेश्चन ही घूम फिर के जो आता है। एक तो पहले क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की योग्यता और उनकी शक्तियों में ध्यान रखना, अलग अलग भी पूछ सकता है, सब मिला के भी पूछ सकता है। अगर केवल ये पूछ दिया कि राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख कीजिए, तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ 2 प्रकार की होती हैं, शांतिकालीन और संकटकालीन। हाँ वही आपातकालीन या संकटकालीन। शांति वाले में 4-5 पॉइंट लिखना और उधर 2-3 पॉइंट लिख के पूरा कर देना। अब जैसे आपने पढ़ा होगा कि तीनों सेनाओं का मुखिया कौन होता है, राष्ट्रपति, और तीनों सेनाओं के प्रधान की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, ठीक। फिर आप बताओगे कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि वो 12 सदस्य कौन कौन से क्षेत्र से होने चाहिए, तो विज्ञान, कला, समाज सेवा और साहित्य, ठीक है। फिर आता है कि राष्ट्रपति को किसी की व्यक्ति की सज़ा को माफ़ करने का अधिकार है, क्षमादान शक्ति, किस अनुच्छेद में, तो आर्टिकल 72। एक बार पूछा पेपर में आया था कि राष्ट्रपति को कैसे पद से हटाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। और महाभियोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो महाभियोग का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61, क्या है, महाभियोग। और एक बार पेपर में आया था कि महाभियोग लगाने का कार्य कौन करता है, संसद के 2 सदन, कौन कौन, लोकसभा और राज्यसभा, चुनाव में भाग लेते हैं और हटाने में भी भाग लेते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका राष्ट्रपति। आपातकालीन या संकटकालीन में याद रखना 3 मैंने बताया था, आर्टिकल 352, 356 और 360। 352 में क्या बताया था कि जब हमारे देश पर कोई हमला होता है ऐसे में आपातकाल लगाया जाता है। 356 में है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है जब मुख्यमंत्री काम सही से नहीं करता। और 360 क्या है, जब देश में धन की कमी हो जाए तो लगाया जाता है। लेकिन अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है प्रधानमंत्री के कार्य। वो भी मैं आपको अच्छे से समझा रखा हूँ कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। उसके बाद प्रधानमंत्री के कार्य में बताया था कि ये मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करता है। फिर जो मंत्री इसकी बात को नहीं मानता उसे पद से हटा भी सकता है। फिर उसके बाद है कि यह राष्ट्रपति और संसद के बीच सेतु का काम करता है। तो ये सारे पॉइंट मैं लिखवा रखा हूँ। उसके बाद इम्पोर्टेंट आता है क्वेश्चन विधायिका, कार्यपालिका के यही क्वेश्चन है। विधायिका में पहले आता क्वेश्चन लोकसभा और राज्यसभा की संरचना, ठीक, कि लोकसभा क्या है, कितने सदस्य थे, कैसे बने, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, कैसे चुनाव होता है। तो ये मैं क्वेश्चन करा रखा हूँ और मैंने जो वीडियो बना रखा है उसमें भी ये सारे क्वेश्चन हैं, तो आप वहाँ से क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो लगभग जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मैंने आपको बता दिया। अब अगर कोई क्वेश्चन ऐसे पूछना हो तो पूछ सकते हो। हो गया, चलो अब इधर देखो, इसमें पहले एक मैप बना लेना अगर बना सको तो, और नहीं आता तो कोई बात नहीं, जैसे बस टूटा फूटा बना लेना। ठीक, ये इंडिया है। हाँ जी, ये मैप है, ठीक है। अब देखो ध्यान सुनना, अब इसमें अब हमें देखो इस समय भारत में कितने राज्यों में 2 सदनीय व्यवस्था है। देखो इसको याद रखना, ये ऐसे लिखता है ठीक, सदनीय व्यवस्था, ठीक। अब तो 2 सदन कौन कौन याद रखना, एक तो है विधानसभा और एक है विधान परिषद। चलो अच्छा हुआ मैं बता दिया ना, तुम लोग राज्यसभा के चक्कर में घूमते रहते हैं। राज्यसभा तो देश में होती है, राज्य की बात चल रही है। तो राज्य में विधानसभा तो हर राज्य में होती है और विधान परिषद केवल 6 में है। तो जहाँ जहाँ वही बताना है। इधर देखो,
तो एक तो पहले जम्मू कश्मीर था, अब वो है ही नहीं। तो एक तो आप लिखोगे यहाँ पे यूपी में, नहीं वो तो नेपाल बाहर है। इसके बाद यहीं पे एक क्या है, बिहार, ठीक। तो यहाँ भी क्या है, 2 सदनी है। इधर देखो, इसके बाद यहाँ पे ये क्या है, MH महाराष्ट्र, यहाँ भी क्या है, द्विसदनी। और यहीं पर क्या है, कर्नाटक, यहाँ भी क्या है, द्विसदनी है। मतलब अगर मैप आएगा तो यही आएगा, ठीक। यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ऊपर हो गया जी, रुक जाओ, इसको ऐसे बताना है क्योंकि आंध्र प्रदेश थोड़ा सा नीचे है। ये आपका है तेलंगाना, और यहाँ पे क्या है, तो देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 राज्य हैं जो जहाँ पे क्या है, 2 सदनीय व्यवस्था। अब दिमाग कैसे बैठाओगे, इस साइड केवल देखो ना, यूपी बिहार भाई भाई वाले ये एक साथ हो गए, ठीक। महाराष्ट्र और कर्नाटक आसपास देखो, मैप में देखना, महाराष्ट्र और कर्नाटक ये हो गए। और इसके बाद फिर देखो 2 एक साथ, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो ये 2 2 जोड़े में हो गए, सब जोड़े में, 2 इधर 2 इधर 2 इधर। अब आंख बंद करना, ध्यान रखना कि कौन किस साइड है, क्योंकि पेपर में पता क्या आएगा, पेपर में या तो इस तरह करके यहाँ दे देगा, एक तो ऐसे देता है और एक दे देगा यहाँ, लो कहेगा 2 सदनी वाले राज्य है। अब आपको यार पता नहीं कौन सा है, तो कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे सबसे नीचे साइड में हो तो आंध्र प्रदेश, इधर किनारे वाला हो तो बिहार, और यूपी वाला को तो पता ही है ये यहाँ पे है। इससे यहाँ पे आना, महाराष्ट्र सबको पता होगा। कैसे पता होगा, क्योंकि ये ना, ये जो टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा इसके नीचे है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से नीचे क्या है, कर्नाटक, और बचा क्या, T फॉर तेलंगाना, वो उसके उस साइड में है। नहीं, नेपाल नहीं जाना है, ठीक। तो ये आपका हो गया मैप वाला वर्क। अगर मैप आएगा तो यही आएगा।